हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का न्यूटन्स का सेकंड लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी जो मोमेंटम जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। तो ये मोमेंटम होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी जो प्रोडक्ट जो निकलता है मास और वेलोसिटी का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय p, इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। और मैथमेटिकली यदि देखा जाए तो p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होगा, p इक्वल टू m इंटू v। ये हो गया हमारा मोमेंटम का और ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। अब हम लोग करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ का प्रूफ। ठीक है, कि F इक्वल टू ma। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो बॉडी लेंगे जिसका मास क्या होगा? m होगा। ठीक है, वो कुछ स्पीड से चल रहा है, इनिशियल स्पीड क्या चल रहा है? u से चल रहा है। ठीक है, तो कुछ हम इस पे क्या किए? फोर्स लगा दिए। एक फोर्स लगाए F। अब क्या होगा? बॉडी मूव किया। ठीक है, और उसका वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। ठीक है, और यहां पे जो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ आफ्टर टाइम t में, ठीक है, उसको हम लोग क्या मानेंगे? a मानेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट में पहले लिखेंगे क्या कि लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग मास m changes from u to v in time t by applied force F and produces an acceleration a। ठीक है, सब हम लोग लिख लिए। ये चीज हम लोग क्या किए? स्टेटमेंट में लिख लिए। अब हमारा यहाँ पे जो बॉडी जब था इनिशियल पोजीशन में, तो उसका कुछ मोमेंटम था। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका इनिशियल मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mu, मास इंटू वेलोसिटी क्या था? u था। ठीक है, तो mu हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, अब जो आया यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो mv माइनस mu हो जाएगा। अब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज जहां पे रेट आ गया, यानी क्या? जो मोमेंटम जो निकलेगा चेंज इन मोमेंटम का, उसको टाइम से डिवाइड करना। तो m हम लोग कॉमन ले लिया, v माइनस यू को ब्रैकेट के अंदर रखे और t से डिवाइड कर दिए। और हम लोग पहले जानते हैं कि चैप्टर जो 1 में हम लोग पढ़े थे कि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या होता है? ए एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या किए? v माइनस यू बाई टी के जगह पे क्या पुट कर दिए? a पुट कर दिए। ओके, तो ये हमारा हो गया ma। अब जो हम लोग अभी पढ़े कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला जो चीज है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह क्या लिखेंगे? हम लोग फोर्स लिख देंगे। फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं k। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज किए? k यूज किए। और k का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा? F इक्वल टू ma, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, और इसी का जो वैल्यू आता है न्यूटन कहा जाता है। जो भी आएगा इसका वैल्यू, उसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा। और एक न्यूटन जो होगा वो क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक न्यूटन को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए, एक न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन की
द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट 1 kg मास का हो और उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, तो उस पे जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स को क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। मैथमेटिकली यदि देखें तो क्या होता है? F इक्वल टू एम जो होता है, ये हमारा फॉर्मूला, when m इक्वल टू 1 kg एंड a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m के जगह 1 हो जाएगा, a के जगह 1, यानी F इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हम किसी चीज को हम यदि फोर्स लगा रहे हैं, कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, तो वो भी उस ऑब्जेक्ट भी हमको उतना ही जोर से वो फोर्स लगाएगा। जैसे हम इसको पुश कर रहे हैं बोर्ड को, तो यानी कि बोर्ड भी हमको उतना ही फोर्स से पुश कर रहा है। ठीक है, यही कहता है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? हम जो अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को क्या कहेंगे? हम लोग एक्शन फोर्स कहेंगे। और वो जो हमको अप्लाई करेगा, बोर्ड जो हमको अप्लाई करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्शन फोर्स कहेंगे। यानी किसी पे यदि हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? एक्शन वाला फोर्स। और वो जो हमको फोर्स लगाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्शन वाला फोर्स। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या होगा कि एक्शन फोर्स भी और रिएक्शन फोर्स दोनों क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट दिस फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी जैसे हम अभी क्या कर रहे थे? इसको पुश कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन ये हमको क्या कर रहा है? पुश कर पा रहा है? नहीं। और कोई हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे इसको यदि हमको पुश करना है तो ये धक्के चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं जा रहा है। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है इक्वल अमाउंट में, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इक्वल अमाउंट का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच मे हैव डिफरेंट मास। यानी क्या वो हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वहां पे अलग अलग मास है। ठीक है, मास की वजह से हैवी वेट रहेगा तो वो क्या करेगा? एक्सीलरेशन उतना प्रोड्यूस नहीं करेगा। और यदि कम वजन वाला रहेगा बॉडी तो उसका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है मास m1 का और एक ऑब्जेक्ट है मास m2 का। m1 लगा रहा है m2 पे F1 फोर्स और m2 लगा रहा है m1 पे F2 फोर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि F1 फोर्स क्या है? F2 फोर्स के बराबर है, लेकिन क्या है? एक दूसरे का अपोजिट में है। इसीलिए हम यहाँ क्या किए? माइनस साइन पुट किए हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मतलब क्या कि ये सारा हमारा जितना भी था, ये कहना है कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट पे हम यदि फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स से हम लोग को भी लगाता है। इसी को कहा जाता है क्या? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ओके, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्ट। यानी क्या कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हो तो उस समय जो उन लोग का जो मोमेंटम क्रिएट होगा, पहले जितना मोमेंटम था और जो टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। देखिए, सबसे पहले क्या किए? प्रूविंग अब इसका कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कि ये एक ऑब्जेक्ट है मास m1 का और ये m2 का है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है इन लोग के पास? एक का है u1, एक का है u2। ये क्या किया? आपस में टकरा गए। टकराने के बाद ये दिया इसको F2 फोर्स से फोर्स दिया और ये m1 कितना दिया? F1 फोर्स से उसको अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद जो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाने लगेंगे तब इस समय क्या होगा? m1 का वेलोसिटी हो जा रहा है v1
और m2 का वेलोसिटी हो जा रहा है v2। इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या कि लेट अस सपोज टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 अप्रोचिंग ईच अदर विच वेलोसिटी u1 एंड u2 respectively. After that the two bodies collide for a small interval of time t समय के लिए वो क्या करता है, कोलाइड कर जाता है। After collision their velocity changes to v1 and v2 respectively. यानी क्या, कोलिजन के बाद इन लोग का वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v1 और v2 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जैसे सेकेंड लॉ में पढ़े थे, क्या होता है, फोर्स जो निकालते हैं वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यानी F1 का जो वैल्यू होगा इसका, और ये मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का चेंज बाय टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी क्या m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी, ये हो गया क्या हमारा F1 का वैल्यू। ठीक है, और F2 का वैल्यू क्या होगा कि m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी। ठीक है, अब हम लोग जैसे सेकेंड लॉ के बाद थर्ड लॉ पढ़े कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जितना जोर से m1 m2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही जोर से m1 m2 पे भी फोर्स लगाएगा। मतलब ये जिस फोर्स लगा रहा है इस फोर्स को क्या किए, F1 बोल दिए, और m2 जिस फोर्स को लगाएगा उसको क्या किए, F2। ठीक है, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग यहां पुट कर देंगे F1 और F2 के जगह पे। ठीक है, तब क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 v1। ये माइनस साइन लगा हुआ है, टी कट जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस, ये माइनस अंदर चल गया तो माइनस m2 v2, और ये माइनस माइनस प्लस m2 v1। ठीक है, तो अब हम इसको सिर्फ अरेंज कर लिए, और अरेंज करके क्या लिखाएगा, ये जो है इसका फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मोमेंटम हुआ वो क्या हुआ, कंजर्व कर गया। टोटल मोमेंटम जो हुआ बॉडी का प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, कंजर्व हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जिस किसी को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।